हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग गाइज। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गया। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1 एट सीएमए इंटर लेवल। गाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके बिजनेस लॉ के पेपर के साथ में। सर आपके पेपर का नाम है बिजनेस लॉ एंड इथिक्स। दिस इज योर पेपर नंबर 5। अब काफ़ी सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सर इसको आपने पेपर नंबर 5 बोला, मतलब पहले 4 पेपर कौन से हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सीएमए इंटर लेवल पर आते हो तो इसके पहले आपके जो 4 पेपर होते हैं वो आपके सीएमए फाउंडेशन लेवल पे होते हैं। इसलिए ये पेपर जो 4 होते हैं ना, 1 2 3 4, ये आपके इंटर लेवल पे नहीं है। आपके इंटर लेवल का पेपर नंबर जो फर्स्ट है उसको हम लोग पेपर नंबर 5 बोल रहे हैं। ये सिर्फ कंफ्यूजन उन बच्चों को होता है जो सीएमए के अंदर डायरेक्ट एंट्री आफ्टर ग्रेजुएशन आता है, जिसने शायद सीएमए फाउंडेशन क्लियर नहीं किया है। तो एक बहुत ही बेसिक बात था जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। अब हम लोग शुरू करेंगे गाइस। सबसे पहले वेलकम टू सीएमए इंटर लॉ क्लासेस। आपको मैं मेरे बारे में थोड़ी बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सो दिस इज CS सतीश देवीलाल जी बाहेती। सर आप एक बात बताओ, कहाँ से हो? तो गैस मैं आपको बता दूं, वैसे तो अभी मैं करंटली कहाँ पे हूँ, पुणे में हूँ। वैसे मैं बेसिकली अकोला से हूँ और क्वालिफिकेशन में मेरा CS कंप्लीट हुआ है। साथ ही साथ में गैस मैंने BBA किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन बीबीए के अंदर मैं कॉलेज टॉपर भी रह चुका हूँ और यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ। आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? सी वेरी सिंपल, ये बातें मुझे बार बार नहीं बतानी किसी भी लेक्चर के अंदर। काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं मेरे कवर करते चल जाऊंगा, लेकिन आपको डे 1 पर ये विश्वास होना चाहिए कि जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है वो अपने फील्ड में बेस्ट होनी चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट लॉ अगर मैं बात करूँ, किसी भी लॉ के बारे में मैं बात करूँ, तो कंपनी सेक्रेटरी को लॉ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है उनके कोर्सेज के अंदर। तो आप लोगों को जो लॉ दिया है वो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। इसके अलावा गाइस आपके पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इट इज़ बिजनेस लॉ एंड इथिक्स। लेकिन ये जो पेपर नंबर 5 है, ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि ये आपको एक तो इट विल इधर मेक यू और इट विल इधर ब्रेक यू। सर मैं क्यों बोल रहा हूँ, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब एग्जाम के लिए जाओगे सीएमए इंटर के, सबसे पहला पेपर जो आपको एग्जाम में फेस करना है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका बिजनेस लॉ का पेपर। अगर आपका बिजनेस लॉ का पेपर बहुत अच्छे से चल जाता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और इसकी वजह से आपके आगे वाले पेपर भी इजीली हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपका पेपर नंबर 1 खराब हो गया, मतलब पेपर नंबर 5 आपका सीएमए इंटर का पेपर 1 जो लॉ का है, अगर वो अच्छा नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अपना अफेक्ट होता है और पहले पेपर के चलते अपने बाकी पेपर भी खराब हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस पेपर के साथ में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कि लॉ जो है इट्स ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। आप बोलोगे नहीं सर, हम जब सीएमए फाउंडेशन के अंदर थे ना, तो सीएमए फाउंडेशन के अंदर भी हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा था क्या, लॉ, मतलब बिजनेस लॉ। लेकिन बेटा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इस बात को समझना। जब आप सीएमए फाउंडेशन पे लॉ सब्जेक्ट को पढ़े थे तो लॉ सब्जेक्ट वहां पर कैसा था गाइस? ऑब्जेक्टिव लेवल का था, मतलब आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलते थे और आपको उस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। लेकिन जब सीएमए इंटर में आ जाते हो तो सीएमए इंटर के अंदर जो पेपर हो जाता है, इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आपकी इंपॉर्टेंट बातें क्या थी? सिर्फ आपको कंसेप्ट याद चाहिए बहुत अच्छे से। बेटा यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने पड़ेंगे, रिकॉल करने पड़ेंगे और साथ ही साथ में आपको उसको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, राइट भी करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए, सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है ना, फैकल्टी जनरली कंसेप्ट को पढ़ा के आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं, लिखने की प्रैक्टिस होगी नहीं, तब तक आप एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो मैंने एक काम किया है कि पूरा का पूरा जो आपका सीएमए इंटर का लॉ होने वाला है, मैं आपको स्क्रिबल कराऊंगा, मतलब लिखते 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 पढ़ाऊंगा। सर लॉजिक क्या बना इस बात का मैं बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या आपने 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ पढ़कर एग्जाम दिया, या पढ़ा, पहले उसके टेस्ट लिखे और उसके बाद में आपने एग्जाम दिया? एक प्रोसेस हुआ ना, पढ़ा, लिखा, टेस्ट में प्रेजेंट किया, उसके बाद में जाके हमने क्या किया? एग्जाम दिया। कभी कभी एग्जाम के समय में माइंड अपना शांत हो जाता है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग वाली प्रैक्टिस होती है ना, तो कभी तो ध्यान देना, हम लोगों के दिमाग में जो चलता है उसके आगे का हम लोग लिख रहे होते हैं। हुआ है ऐसा क्यों? बिकॉज कितना मेहनत आपने अपने हाथों से करा है, जितना आप इस मेमोरी को, मस्कल मेमोरी को यूज करोगे, उतना आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो मैं आपको सीएमए इंटर लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं आपको लिखा के दूंगा 100%। ठीक है?
तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया कि वहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा और फिर बाद में रीराइट करना पड़ेगा। क्यों? एक बार तो मैं लिखूंगा, बाद में तुमको भी तो खुद अपने लेवल पे लिखना पड़ेगा ना। ये हो गया आपका सेकंड। तीसरी बात, फाउंडेशन लेवल पे अगर आप लॉ पढ़ते हो तो वहाँ पर जो लॉ पढ़ाया जाता है वो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, लेकिन वहीं पे जो लॉ हम लोग इंटर लेवल पे पढ़ते हैं गाइज, ये क्या होता है? एडवांस होता है। और सर फाइनल का बेटा वो अल्ट्रा प्रो मैक्स होता है, ठीक है? उसके बारे में अगला वीडियो आएगा डेमो, उसमें देख लेना, सीएमए फाइनल का देखना होगा तो, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ही एडवांस लेवल पे होता है सीएमए इंटर लॉ। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि सीएमए इंटर के अंदर और फाउंडेशन के अंदर डिफरेंस जो सिलेबस का है वो बेयर मिनिमम 10x है। मतलब फाउंडेशन में जितने टॉपिक पढ़े थे ना, उसके 10 टाइम ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते सीएमए इंटर लॉ के अंदर। मतलब सर आप सब्जेक्ट के अंदर की बातें कर रहे हो? हाँ। तो आपके सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपका सब्जेक्ट बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। बेटा सेक्शन ए कैसा होता है? सेक्शन ए के अंदर कुछ बेसिक लॉ है, इंट्रोडक्शन टू लॉ। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने सीएमए फाउंडेशन पे पढ़ा है, उसका ही एडवांस वर्जन आप लोग इंटर लेवल पे पढ़ोगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा था, उसी का एडवांस वर्जन आप कहाँ पे पढ़ोगे? इंटर लेवल पे पढ़ोगे। इसके अलावा एक टॉपिक आएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर ये भी फाउंडेशन में पढ़ा था, वो कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। निगोशिएबल का इनडेप्थ लेवल का नॉलेज जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा गाइस? सीएमए इंटर लेवल पे मिलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये आपके लिए पूरा पूरा नया रहेगा। और सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट भी आपके लिए नया रहेगा, ठीक है? मैं आपको चीट कोड बताऊंगा इसके कि इस सारे सब टॉपिक को कैसे अपने को क्रैक करने का है, ठीक है? इसके अलावा पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आता है इंडस्ट्रियल लॉ, जहाँ पे आप फैक्ट्री एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और इसके अलावा कोड ऑन वेजेस, इस पार्ट टॉपिक को पढ़ोगे। और जब आप इस पार्ट टॉपिक को पढ़ोगे तो आप एग्जाम में 15 मार्क्स का लिख कर आ सकते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम पता है, यहाँ पर इनपुट मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो बहुत ही कम है। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही एक सिलेक्टिव अप्रोच से पढ़ेंगे कि जितना पढ़ने से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम के 15 मार्क्स तो फॉर श्योर लेकर आ जाओगे, ठीक है? ये इस एंगल से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर कंपनीज एक्ट। और मैं आपको बता दूं, जब हम लोग सीएमए फाउंडेशन की लॉ की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, आज तो मैं ऐसे समझ के चलता हूं कि शायद आपको लॉ क्या होता है ये पता ही नहीं है। तो लॉ के बहुत ही बेसिक बातें मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूं, लेकिन कल वाली क्लास से हमारा इमीडिएटली क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर हम एंटर कर जाएंगे। इसके साथ में सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना हम लोग कल वाली क्लास में ही शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे जाते हैं ये भी लिख के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिए ना, इसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो शुरुआत ही होने वाली कहाँ से? कंपनीज एक्ट। सर आपको लगता होगा जब मैंने बोल दिया कंपनीज एक्ट, सर एक ही तो टॉपिक पढ़ना है, नहीं, आपको कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल 8 चैप्टर पढ़ने गए, 8 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? कैसे होगा क्या होगा वो मैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। और सर लास्ट में आता है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, क्या? इसमें इनपुट बहुत कम है, लेकिन इससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो बहुत बड़ा है। एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज इथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। और बेटा ये टॉपिक चैप्टर तो एक है, लेकिन ये दे कितने मार्क्स जाएगा? 15 मार्क्स। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आप 5 टॉपिक पढ़ने के बाद में 15 मार्क का पेपर लिख पा रहे हो, यहीं पे आप एक चैप्टर पढ़कर 15 मार्क का लिख पा रहे हो। तो समझदारी तो ये है ना, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो कि यहाँ से आने वाला हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और सर यहाँ पर सिलेक्टिव अप्रोच से भी पढ़ लिया तो काफ़ी है। अब आपको इस लेक्चर के अंदर, मतलब मेरे जो लेक्चर होने वाले इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और आपके पेपर पैटर्न क्या रहेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे टोटल कितने लेक्चर रहेंगे, 70 लेक्चर रहेंगे मैक्सिमम। और जो 120 आवर्स में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो डेली का लेक्चर मेरा कितने घंटे का रहेगा? 1.2 आवर्स से लेके 2 आवर्स के बीच में ये आपके डेली के लेक्चर रहेंगे। इसके अलावा सर आपको मिलेंगे मेन बुक, आपको 2 मेन बुक मिलने वाली, मैं आपको नोट्स भी बता देता हूँ आपके। जैसे आप सीएमए इंटर लेवल पे लॉ पढ़ना शुरू करोगे गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 कंपनीज एक्ट में। मैंने बोला था आपको 7 चैप्टर है, तो कुछ 3 चैप्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। आपको ये वाले नोट्स इनिशियल डेज, देखो क्या होता है ना,
जब आप ऑर्डर करते हो उसके बाद में हमारे जो बुक्स होते हैं वो भी प्रिंटिंग के लिए जाते हैं और उसके बाद में बुक डिस्पैच होने वाले हैं, तो इट विल टेक अ 7 to 8 डेज का टाइम। इन बिटवीन सर आपके अगर लेक्चर आप पढ़ना शुरू भी कर दो तो आपके पास कुछ ना कुछ तो नोट्स होना चाहिए ना। तो इन नोट्स की हम सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे और बहुत ही प्यारे कलर नोट्स हमने आप लोगों के बनाए हैं सीएमए इंटर के लिए। समझ में आ रहा है? देखो ठीक। सो ये पूरा का पूरा आपका एक कलर नोट बन जाता है यहाँ पे, और कुछ चीज़ें हमने बहुत ही डायग्रामेटिक तरीके से इसको प्रेजेंट किया हुआ है कि, और यहाँ पे स्पेस भी रखा हुआ है कि कुछ चीज़ें आप वहीं पे नोट करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपके पूरे के पूरे नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे सीएमए इंटर लेवल के लिए। अब आ जाते हैं, तो दो मेन बुक मिलने वाले और एक आपको मिलेगा क्या, क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर है, साथ ही साथ में आपके मॉडल टेस्ट पेपर जो होते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर रहेंगे। और सर ये जो क्वेश्चन है ये तो किस इंस्टीट्यूट के हैं, सीएमए, लेकिन जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के अंदर मैं काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन और आंसर कवर करूंगा जो आपके इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछे नहीं है। शायद वो सीए इंस्टीट्यूट ने पूछे होंगे, शायद वो सीएस इंस्टीट्यूट ने पूछे होंगे, लेकिन वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके इसमें कवर कराने वाला हूँ। चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर का, मतलब जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, सर अब इस चैप्टर को मेरे को रिवाइज करना है क्योंकि पढ़ने में हमको लग गया शायद 6 घंटे, या पढ़ने में हमको लग गया किस चैप्टर के लिए 10 घंटे, लेकिन एक वीडियो चाहिए जो 1 घंटे में पूरे के पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेटा ऐसे सारे चैप्टर के आपको रिवीजन लेक्चर मिलेंगे जो कम से कम समय में आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करके देंगे विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज की। कोई भी बात वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होने वाले नहीं है, ये प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन लेक्चर रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सीएमए के अंदर ये कंसेप्ट किसी ने भी नहीं लाया, ऑडियो रिवीजन। सर ये क्या होता है, जैसे मानो आज ने आपने मेरे क्लास से आज जो जो भी पढ़ा होगा, हम लोगों का आदत है, देखो मैं तुमको एक गाना गाने को बोलूं, यू मी सम शाइन, यू मी सम रेस्ट, यू मी अनदर चांस, बोलो आगे क्या है? आया क्यों आया रे? क्या हुआ था? कभी ना कभी इस सॉन्ग को आपने सुना, देखना जरूरी नहीं है, हर सॉन्ग तो तुम फैमिली वालों के साथ देख भी नहीं सकते हो ना। शायद आपने किसी सॉन्ग को सुना होगा और वो इतनी बार सुन लिया कि आज उस सॉन्ग को मैं 10 साल तक भी नहीं सुनूं तो भी वो लिरिक्स मेरे मुंह में आ जाएगी अगर किसी ने उस सॉन्ग को गुनगुनाया तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट को पढ़ तो लेते हो, लेकिन आपको सब्जेक्ट रिवाइज करने का एक अलग तरीका भी अवेलेबल है। क्या? हम आपको ऑडियो रिविजन देंगे, उस ऑडियो रिविजन को आप ट्रैवलिंग कर रहे हो सुन लेते हो, तो वो सेक्शन आपका लर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑडियो रिवीजन आपको हर एक चीज़ का मिलने वाला है सीएमए इंटर लॉ का। सर इसके अलावा आपको मिलेंगे गए टेस्ट पेपर विथ सॉल्यूशन, मतलब आपको टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और जो अपना डेली टेस्ट प्रैक्टिस होने वाला है, मतलब मैं आपको डेली एक क्वेश्चन तो भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। इसी के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन आंसर लिखने को मतलब कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, खुद के आंसर को किस तरीके से आप लोग चेक करोगे इंस्टीट्यूट के आंसर के तरीके से, कैसे आप खुद की गलतियां निकालते हो, कैसे खुद की गलतियों से आप सीखते हो। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से आपके सारे चैप्टर के टेस्ट आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट। आई एम सेइंग चैप्टर वाइज, मतलब कंपनीज एक्ट का, सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अलग मिलेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अलग मिलेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का अलग मिलेगा। ऐसे आपके चैप्टर वाइज आपको 17 टेस्ट मिलेंगे, और इसके अलावा 2 मॉडल टेस्ट पेपर, फुल सिलेबस टेस्ट पेपर मिलेंगे। गाइस जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक जो बातें मैंने आप लोगों को बोली, क्या वो सारी बातें आप लोगों की कवर हो गई है, समझ में आई है? तो बेसिकली दोस्तों याद रखना, आपका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कंपनीज एक्ट से हम लोग शुरू करेंगे, 40 मार्क का सिलेबस है, आधा समय तो ये सिलेबस ही लेगा। इसके अलावा हम लोग जाएंगे सेक्शन ए, जहां पर आप कमर्शियल लॉ के बारे में पढ़ोगे। फिर हम जाएंगे सेक्शन डी, जहां पर हम इतिहास के एक चैप्टर को करके 15 मार्क एश्योर कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग सिलेक्टिव अप्रोच के साथ में क्या पढ़ेंगे, आपका इंडस्ट्रियल लॉ वाला सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है सर? पेपर पैटर्न सी वेरी सिंपल, आपने काफी सारी मूवी देखी होगी, दंगल मूवी देखी है? दंगल मूवी में क्या होता है, कल फाइट है, आज हम लोग बैठ के सामने वाले की मैच देख रहे हैं कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके से मतलब उसका क्या प्लस पॉइंट है, उसका क्या माइनस पॉइंट है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। इसी तरीके से मूवी देखी होगी 83, इसी तरीके से आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया। हर बार हम लोग क्या देखते हैं, इन सारी मूवी में कॉमन बात है, वो ये है कि जिस टीम के साथ में हमारा मैच होने वाला है, एक दिन पहले बैठकर हम उस टीम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप एग्जाम में अपियर होने वाले हो, जब तक आप आपके कॉम्पिटिटर के गेम को नहीं समझोगे ना, तब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने एग्जाम में, मतलब इंस्टीट्यूट आपकी कॉम्पिटिटर है और आप तो क्या हो,
उसको कॉम्पीट करने वाले हो। तो बेटा अगर आपको इंस्टीट्यूट को क्रैक करना है, सीएमए फाइनल लेवल पे जाना है, तो आपको सीएमए इंटर के गेम को समझना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के उस गेम को समझना पड़ेगा। तो आपका पेपर पैटर्न अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ही मतलब रिलीफ आएगा। सर फाउंडेशन में यार ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, इंटर में सब्जेक्टिव हो रहा है, झूठ बोला था मैंने। थोड़ा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। कैसे है? देखो आपका जो पेपर है ना, टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं गाइस? नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलते हैं 8। टोटल 8 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंपलसरी, और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए गाइस? टोटल हो गए 7 क्वेश्चन। इसमें से आपको सॉल्व करने एनी 5, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, मतलब 2 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो पूरा का पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ, कंपलसरी क्वेश्चन में आपको मिलते 30 मार्क के एमसीक्यू, मतलब सर 15 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क इच। देखो यहां पर आ जाते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है गाइस? 30 मार्क के एमसीक्यू है, 15 क्वेश्चन, 2 मार्क इच, और कोई भी निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो कंपलसरी है। और सर 70 मार्क के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव, जहाँ में आपके 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 7 मार्क इच। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 7 मार्क, तो हो गए 70 मार्क, राइट। और बेटा यहाँ पर आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या आपको एक केस सिनेरियो दिया जाएगा जिसको आपको समझकर लॉ अप्लाई करना है, उसका आंसर लिखना है, और ये ज़्यादा इजी होता है मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, मतलब टोटल हो गए 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सॉल्व करने एनी 5। गैस बताओ क्या आपको पेपर पैटर्न के बारे में समझ में आ गया? जल्दी से बताओ यस और नो। यस। अब सर मैं आपको है ना एक क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ कि जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ वो सही है झूठी है, आपको भी तो समझ में आना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर आप देखो तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपको टोटल 15 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क के हिसाब से। यहाँ पे आप सिक्योर कर लेना 30 मार्क। बेटा ये पहले 30 मिनट भी नहीं लगते, 15 मिनट भी नहीं लगते, और आपको 30 मार्क तो मिल ही जाते हैं। सर ये सब्जेक्ट पास होने के लिए कितना चाहिए? 40। क्या 10 मार्क तुम एक्स्ट्रा नहीं लेकर आ सकते? 70 मार्क के पेपर में से आराम से लेके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन सर सुनना ना, अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस शुरू नहीं हुआ, तो आप शायद इस सारे क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व भी ना कर पाओ। लेकिन इसकी जगह पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे चालू हुआ सेक्शन बी। बेटा सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 8 तक, और जिसमें से आपको सॉल्व करने एनी 5। समझ में आ रहा है? और देखो क्वेश्चन 2 के अंदर 2 ही क्वेश्चन है, ए और बी। क्वेश्चन 3 के अंदर भी 2 ही क्वेश्चन है, ए और बी। क्वेश्चन डी के अंदर भी, 4 के अंदर, 5 के अंदर, 6 के अंदर, 7 के अंदर, और बेटा 8 के अंदर। समझ में आ रहा है? तो टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? हर क्वेश्चन में सिर्फ मतलब आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस 5 क्वेश्चन के अंदर भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी गेम बन जाता है अगर आपको सीएमए इंटर का लॉ कंप्लीट पास होना है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी बच्चों के रिजल्ट क्यों अच्छे नहीं आते? द रीज़न बीइंग राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में बहुत कम होता है। इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा सीएमए इंटर का जो लॉ है वो लिखते 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 पढ़ाने वाला हूँ बड़ी आराम से। मेरे को कोई घाई गड़बड़ नहीं। 70 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा सीएमए इंटर लॉ में प्रो मैक्स बना दूंगा, ठीक है। अब सर इसके अलावा कुछ बेसिक बातें, क्लास का अप्रोच क्या रहेगा, आपने कुछ बातों को दिमाग में रखना है, वो बातें मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बेटा डेली क्लास अटेंड करना है। लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है, हम तो फेस टू फेस नहीं आ रहे, आपके जो भी लेक्चर है वो सारे रिकॉर्डेड मोड पे अवेलेबल है, तो हम लोग डेली क्लास अटेंड करने का मतलब क्या, आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि मान के चलो मैं डेली मॉर्निंग में 10 AM आपका लेक्चर देखने बैठ रहा हूँ। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जो जॉब कर रहा है वो बोलेगा सर डेली मैं रात को 10 PM को आपका लेक्चर देखना शुरू करता हूँ। बिल्कुल एक टाइम डिसाइड कर लो और उस समय में लेक्चर डेली बैठना देखना शुरू कर लो। समझ में आ रहा है? तो एक टाइम डिसाइड कर लो, डिसिप्लिन में लेकर आ जाओ खुद को, और आप लोग लेक्चर को पढ़ना शुरू कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ
क्लास में इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है, सिंपल इजी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको उसके नोट्स बना के दे दूंगा, पूरा का सब पूरा सब्जेक्ट मेरा रटा हुआ है, ठीक है, विद अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसा क्यों? इसके शॉर्ट नोट भी मैं आपको क्लास में बनाने वाला हूँ। और बेटा मैं आपको दूंगा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब वन डे वन क्वेश्चन, जो आपको दिखेगा कल वाली क्लास से ही शुरू हो गया, ठीक है। तो डेली मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के भी बताऊंगा, मल्टीपल टाइम मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लिख के बताऊंगा, लेकिन जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, ठीक है। अब सर जैसे ही हम लोगों ने क्लास कंप्लीट किया, आपका क्लास कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या क्या रिसोर्सेस है, आपने कैसे रिवाइज करना है, आपको एक कंसेप्ट बुक मिलेगा, आप वहां से पढ़ो। सर इसके अलावा मैंने क्लास में चार्ट बना दिया, आप चार्ट में से पढ़ लो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसके अलावा सर मेरे को रिवाइज करना है तो मेरे रिवीजन वीडियो भी अवेलेबल है, और इसके अलावा मैंने आपको बोल दिया, मैं आपको स्क्रीन टाइम कम करना है, रिवीजन वीडियो नहीं देखना है, तो आप ऑडियो रिवीजन सुन लो। और सर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे दिमाग में कुछ डाउट है, किसी भी कंसेप्ट से लेके अगर डाउट हो ही रहा है, कंफ्यूजन फिर भी जो बचने वाला नहीं है, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चों के मन में क्या क्या डाउट आता है, किस टॉपिक से लेके, ये सब हमको एडवांस में पता होता है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो बेटा आप एक मेल कर देना asksatisher@gmail.com पे ऊपर। मेक श्योर आप अपना नाम बताओ सर, नाम के साथ में आप आपका ऑर्डर आईडी बता दो। इसके अलावा आप अपना कोर्स जो है सीएमए, उसके अंदर आप इंटर लेवल के स्टूडेंट हो, आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो, बताना सर हम तो इंटर के, बेटा मैं फाइनल को भी पढ़ाता हूँ ना, तो उन बच्चों का भी डाउट आता है, तो मेरे को कैसे समझ में आ जाएगा कि आपको किस लेवल के हो, और काफ़ी कुछ टॉपिक कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपका डाउट है उस डाउट को पूछना, और अगर आपको लगता है वो डाउट मेरे स्टडी मटेरियल में से होगा तो आप मुझे पेज नंबर का रेफरेंस भी दे देना। मेक श्योर गाइस, आप चाहो तो इन बातों को नोट डाउन कर लेना, आपका नाम, आपका ऑर्डर आईडी, आपका इंटर के लेवल के हो, फाइनल लेवल के हो, पेज नंबर का रेफरेंस, और लास्ट में आप अपने अटेम्प्ट के बारे में भी लिख देना, आपका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है शायद एग्जाम के एक दिन पहले तुम मुझे मैसेज कर रहे हो, तो आपका इंस्टेंट रिप्लाई मुझे देना पड़ेगा, इसलिए अपना अटेम्प्ट भी लिख देना, ठीक है। चलो सर कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे थर्ड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास रिवाइज करना है बिफोर नेक्स्ट क्लास। जब मेरा एक क्लास कंप्लीट हुआ और आप दूसरा क्लास अटेंड करोगे, उसके पहले एक बार रिवाइज कर लेना। अब क्या होगा देखो, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होने के बाद में बच्चा क्या करता है, एक लेक्चर देख लिया, लगे दूसरे लेक्चर पे जंप करता। बेटा रुको, पॉज लो जीवन में, थोड़ा सा जो पढ़ा है ना उसको पहले क्या करो, रिवाइज करो, रिविजन होने के बाद में अब नेक्स्ट लेक्चर के बाद जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद कुछ बच्चे इस बात को सीरियस नहीं लेंगे, वैसे मैं कोशिश करूंगा मैं क्लास में ही तुमको 3-3 4-4 बार एक एक कंसेप्ट को रिवाइज करो, कि तुम लोग बाद में नहीं भी रिवाइज कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देखो क्या होता है ना, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क होता है बताओ, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, दैट वर्ड एक्स्ट्रा। कुछ बच्चे ऑर्डिनरी रहेंगे जो एक लेक्चर देखेंगे, मेरे साथ में मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, और अगली क्लास में चल जाएंगे और वहां पे भी क्या करते बैठेंगे गाइस, फिर से अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करने वाले बच्चे, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलेंगे, जो एक लेक्चर होने के बाद में 10 मिनट का पॉज लेंगे, सर ने क्या बताया इसको फिर से पढ़ेंगे और फिर दूसरे लेक्चर पे शिफ्ट होंगे। बेटा इन बच्चों के रिजल्ट देखना, अभी मेरे सीएमए फाइनल की स्टूडेंट है अंकिता बोलकर, इसके अलावा फाउंडेशन इंटर लेवल पे भी वो मेरी स्टूडेंट थी, फाउंडेशन पे भी थी, इंटर में शी वॉज सिक्योर्ड 85 आउट ऑफ 100 सीएमए इंटर के अंदर। सर कैसे? उसका यही कारण है, पहले वो किसी टॉपिक को पढ़ती थी ना, उसके बाद में वो उसको रिवाइज करती थी, उसके बाद में वो अगला लेक्चर देखती थी। तो आप भी अपने अच्छे स्कोर लेकर आ सकते हो अगर आप एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सही डायरेक्शन के अंदर क्या करते हो, मेहनत करते हो। सर एक सक्सेस टिप दे रहा हूं मैं आप लोगों को, याद रखिए तो बहुत बढ़िया है। हमेशा याद रखना 1-1 मल्टीपल वाला रूल क्या होना चाहिए सर, 1 टीचर। देखो कोई टीचर बुरा नहीं, सारे टीचर बेस्ट है, हर कोई बेस्ट है, लेकिन एक बार टीचर सिलेक्ट किया ना फिर उसको चेंज मत करो। 1 बुक उस टीचर ने दी हुई, शायद मैं आप बोलोगे सर 1 बुक बोल रहे हो आप, 2 बुक दे रहे हो कंसेप्ट बुक। बेटा जो 2 बुक दे रहे हैं ना, इसके अलावा फिर और नई बुक को हाथ मत लगाना। जैसे कंपनी लॉ की मेरी एक बुक है, कमर्शियल लॉ इथिक्स की एक बुक है, बस इस बुक के अलावा नए बुक को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको बोलते हैं 1 बुक। और तीसरा मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, एक टीचर एक बुक
और बार 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 उसी चीज़ों को क्या करो, रिवाइज करो। बिकॉज ब्रूसली ने भी एक बहुत प्यारी बात बोली थी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन हु प्रैक्टिस 10,000 किक। अगर कोई व्यक्ति 10,000 किक की प्रैक्टिस कर रहा है, मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को उसका घंटा डर नहीं लगता। लेकिन अगर एक ही किक की आप 10,000 बार प्रैक्टिस करोगे, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट पर्सन। समझ में आ रहा है? तो ये आई फियर नॉट द मैन हु प्रैक्टिस 10,000 किक वंस। 10,000 किक आपने एक एक बार मारी है ना, आई एम नॉट अफ्रेड, बट आई एम अफ्रेड ऑफ द मैन हु प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम। व्हाट ही मीन टू से? ही मीन टू से कि आपने एक चीज को बहुत अच्छे से करो और बार 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 उस चीज को रिवाइज करो। इवन बहुत प्यारी बात बोली थी स्वामी विवेकानंद जी ने। क्या बोला था सर? स्वामी का विवेकानंद जी ने बोला था, एजुकेशन इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। इधर से ये ले लिया, उधर से वो ले लिया, 10 लोगों की 10 नोट्स ले लिए, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। उन्होंने बोला ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर माइंड, जो है उसको डेवलप करना, इट्स एजुकेशन। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? तो ये सारी बातें आपको क्लास के पहले याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताई। अब सर मान के चलता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हो गए जिन्होंने जीवन में कभी लॉ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको सबसे बेसिक आइडिया लेके चल रहा हूँ कि लॉ क्या होता है। गाइस बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ मीन्स व्हाट? और मेक श्योर गाइस अब आप इन सारी चीज़ों को मेरे साथ में लिखना शुरू कर दो, ठीक है? जैसे जैसे मैं लिख लिख के आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है क्या, कि शायद मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ, आप उसको वहीं पे पॉज कर लो और आप उन चीज़ों को लिख सकते हो। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ म्हणजे काय? बताओ गाइस, लॉ का मतलब आपको क्या लगता है? सर हमारे मन में शायद आ रहा है लॉ मतलब क्या होता है? रूल्स। सर लॉ मतलब हमें लग रहा है रेगुलेशन। सर लॉ मतलब हमें लग रहा है कानून। सर लॉ मतलब हमको लग रहा है क्या? बोलो, कोर्ट। सर लॉ मतलब हमको लग रहा है जज, है ना? देखो ये सारी चीजें आती है ना तुम्हारे। सर लॉ मतलब हमको लग रहा है ट्रैफिक का लॉ, मतलब ट्रैफिक पुलिस दिख रहा है। सर वो रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब कुछ दिख रही है। ये बताओ, क्या लॉ बोलने से ये सारी इमेजेस आपके दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो हाँ या ना। आ रही है ना? लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ये सिर्फ लॉ नहीं है। लॉ इट्स वेरी बिग थिंग। मतलब सर जब मैं बात करता हूँ लॉ, पहली बात लॉ की इम्पोर्टेंट क्या है इस बात को समझना। ऐसे मान के चलो लॉ इज अ बुक। लॉ क्या है? एक बुक है। लॉ एक बुक है जिसके अंदर काफी सारे क्या लिखे हुए हैं? रूल्स लिखे हैं। क्यों लिखे सर? ये इसलिए लिखे हैं कि ये कंट्रोल कर सकें किसको? बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। बिहेवियर ऑफ सोसाइटी को कंट्रोल कर सकें। और सर ये लॉ किसने बनाए हैं? तो बेटा ऐसा अभी मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, इसके बाद में हम थोड़ा 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 अंदर जाते जाएंगे और डिटेल लेवल पे समझेंगे। सर ये किसने बनाए? हमको ज़्यादा तो समझ में नहीं आता है सर, गवर्नमेंट ने बनाया। तो ये अकेले के लिए बनाए कि काफ़ी लोगों के लिए बनाए? काफ़ी लोगों के लिए बनाए, सोसाइटी के लिए बनाए। और हमारी बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए लॉ बना हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ज़माने के अंदर एक घोड़ा गाड़ी चलती थी। अब एक घोड़ा दूसरे घोड़े को ठोस नहीं मारता था ना, तो देयर इज नो नीड ऑफ लॉ। लेकिन जैसे ही क्या आ गई हमारे पास, कार आ गई गई, और जैसे ही कार आ गई, डोंट यू थिंक सर एक्सीडेंट के केसेस बढ़ने का चालू हो गए? और क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस बढ़ गए तो हमारे पास आ गया मोटर व्हीकल एक्ट। समझ में आया गाइस? तो मोटर व्हीकल एक्ट हमारे पास क्यों आया? क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस बढ़ने शुरू हो गए। तो देयर इज अ रीजन, हमारी गाड़ी चलाने का जो तरीका था उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या लाया? लॉ लेकर आए। क्या समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट ऑफ लॉ क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टू कंट्री, वन इज यूएसए, अनदर वन इज पाकिस्तान। अब सोचो क्या लगता है रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पर ज़्यादा अच्छे? यूएसए के अंदर। और रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े कम अच्छे कहाँ के? पाकिस्तान के। तो जहाँ पर लॉ एंड रेगुलेशन बहुत अच्छा, लॉ इन ऑर्डर होता है, जहाँ पर लॉ इन ऑर्डर होता है, देयर इज अ पीस, देयर इज अ पीस। वेयर देयर इज अ पीस देयर इज अ डेवलपमेंट। जहाँ पर पीस है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर डेवलपमेंट। एंड वेयर देयर इज अ डेवलपमेंट देयर इज अ ग्रोथ, देयर इज अ ग्रोथ। समझ में आ रहा है? लेकिन सोचो पाकिस्तान,
तो बेटा पाकिस्तान में लॉ इन ऑर्डर है या नहीं है, आप दिमाग लगा के बताओ। सर लॉ इन ऑर्डर तो ज़्यादा नहीं है, इसलिए देयर इज नो पीस। बिकॉज देयर इज नो पीस देयर इज नो growth, and because there is no growth the country is not developed, country is not developed, country develop नहीं है। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो लॉ इन ऑर्डर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लॉ इन ऑर्डर रहेगा तो वो कंट्री डेवलप रहेगी, और जिस कंट्री को आप देख रहे हो कि वो डेवलप नहीं है, मतलब मान के चल लेना वहाँ का लॉ इन ऑर्डर सही नहीं है। समझ में आ रहा है गाइस? अब ध्यान देना, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। मान के चलो आपने एक बार ट्रैफिक सिग्नल को जंप किया, मतलब जो भी सिग्नल लगा था आपने उसको जंप किया। जैसे ही आपने उसको जंप किया आपको फाइन लगा गया 500 रुपीज़ का। फिर आपने सेकंड टाइम ट्रैफिक सिग्नल को क्या किया, फिर से जंप किया। अब इस बार आपको फाइन लगा कितने रुपए का, अगेन 500 रुपीज़, प्लस आपके जो टिकट मतलब ये होता है क्या बोल ड्राइविंग लाइसेंस, उसको कर दिया पंच, मतलब उसको पंच किया। सर ऐसा फिर से सेम डे हुआ, ऐसा फोर्थ टाइम भी हुआ। जैसे ही चौथी बार आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, इस बार भी आपको 500 रुपये तो लगेंगे, प्लस आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे कितनी बार पंच हो गया, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, इस बार थर्ड टाइम आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे पंच हो गया। बेटा आप इंडिया में तो छोड़ो, पूरी दुनिया में कहीं पे भी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, आप गाड़ी चला नहीं सकते हो। सर कैसे क्या? बेटा ये लॉ है, ये लॉ है कि अगर आप सिंगल डे में अगर आपके टिकट के ऊपर 3 बार पंच हो चुका है तो आप फिर से गाड़ी चला ही नहीं सकते हो, आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। सॉरी सर मेरे को पता ही नहीं था, अगर पता रहता तो मैं ऐसे क्यों करता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट हैव एनी एक्सक्यूज। अगर आप लॉ को ये बोलते हो मेरे को नहीं पता, सॉरी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप किसी ट्रेन में बैठ जाओ, ट्रेन में बैठने के बाद में उसका टिकट बिल्कुल भी मत लो, और अगर टीटी ने आपको पकड़ लिया, आप उसको बोलोगे अरे मेरे को पता ही नहीं था, 5,000 का फाइन लगेगा, अगर मेरे को पता होता तो मैं क्यों नहीं टिकट लेता। मेरा टीटी बोलेगा भाड़ में जा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, तुझे पता नहीं है, मुझे लेना देना नहीं है, इसलिए लॉ को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस समझ में आया लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? यस और नो गाइस? यस, सॉर्टेड एग्जाम आराम से इजी है। अब लॉ का जो पूरा गेम होता है ना वो शब्दों पे होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। बेटा लिखना है इस बात को, लॉ का मतलब क्या है। देर आर टोटल 6 थिंग्स। लॉ के अंदर क्या आता है? लॉ के अंदर आता है गाइस एक्ट। लॉ के अंदर आता है पॉइंट नंबर 1 एक्ट। बेटा जैसे ही तुमने एक्ट लिखा इसके नीचे 3 से 4 लाइन छोड़ देना। सेकंड पॉइंट लिखना, लॉ के अंदर आता है रूल्स। क्या आएगा गाइस? रूल्स। 2-3 पॉइंट और छोड़ देना, लॉ के अंदर आता है रेगुलेशन। इसके अलावा सर क्या आएगा लॉ के अंदर गाइस? इसके अलावा लॉ के अंदर आएगा ऑर्डिनेंस। इसके अलावा लॉ के अंदर क्या आएगा सर? लॉ के अंदर आता है बाय लॉज। और लॉ के अंदर क्या आएगा गाइस? लॉ के अंदर आएगा तुम्हारे ऑर्डर। लॉ मतलब देर आर टोटल 6 थिंग्स। अगर ये 6 चीजें हैं तो आप लॉ को पढ़ पा रहे हो। सर एक्ट क्या होता है? सुनो एकदम आराम से। जैसे अगर आप अपने सिलेबस के अंदर देखो तो आपको अलग अलग एक्ट पढ़ा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये क्या है सर? ये एक एक्ट है। इसके अलावा सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक एक्ट है 1930। सर इसके अलावा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी क्या है? एक एक्ट है। सर हमारे सिलेबस के अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये भी क्या है? एक एक्ट है। सर हमारे सिलेबस के अंदर एक एक्ट है एलएलपी एक्ट 2008, सर ये भी क्या है? एक एक्ट है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सिलेबस में और एक बहुत मेजर एक्ट है, दैट इज कंपनी एक्ट 2013। गाइस समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या है? ये एक एक्ट है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जब मैं बोल रहा हूँ एक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? एक्ट का मतलब क्या होता है? तो बेटा सुनो, हमारे इंडिया में लॉ बनाने का पावर किसके पास है? ये आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर आएगा जो आप पढ़ोगे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने लॉ बनाने का पावर दिया है पार्लियामेंट को। मतलब सर देर आर 2 हाउस, एक होता है आपका लोकसभा गैस, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी, लॉ बनाना है, तो पहले लॉ क्या होता है? ड्राफ्ट होता है। जैसे ही लॉ ड्राफ्ट हुआ,
बेटा उसको हम लोग नाम देते बिल। बिल हम लोग कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। जैसे आपने लोकसभा राज्यसभा के अंदर बिल पास प्रेजेंट किया, लोकसभा और राज्यसभा उस बिल को क्या करेंगे, पास। बीच में बहुत सारे डिबेट होते हैं, ज्वाइंट सिटिंग होती है, वो आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है, जो हम लोग बताएंगे। अब जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से लॉ पास हुआ, इसके बाद में वो कहाँ पर चल जाएगा, प्रेसिडेंट। और गाइस हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल देन योर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद में प्रेसिडेंट उसको दे देता है गाइस अपनी एसेंट। जब प्रेसिडेंट ने जैसे ही एसेंट दे दिया, बेटा जो अभी तक बिल था अब वो क्या बन चुका है, एक्ट बन चुका है। मतलब पहले आया था कंपनीज बिल और बाद में वो बना कंपनीज एक्ट। समझ में आ रहा है। और जैसे ही कंपनी एक्ट बना, बेटा इसको हम लोग पब्लिश कहाँ पे कर देते हैं, ऑफिशियल गैजेटे ऑफ इंडिया, ऑफिशियल गैजेटे ऑफ इंडिया। इट्स बेटा ऑफिशियल गैजेटे का दूसरा नाम होता है भारत का राजपत्र, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो भारत का राजपत्र ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश करते हो। जैसे ऑफिशियल गैजेट में हमने इसको पब्लिश कर दिया, बेटा ये क्या बन चुका है, आप ये लॉ बन चुका है और ये एप्लीकेबल हो चुका है। तो एक्ट का मतलब क्या होता है गाइस, एक्ट बनने का मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। उसको लोकसभा राज्यसभा से पास करो, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने जैसे ही अपनी असेंट दे दी, बेटा वो क्या बन गया, वो बन गया लॉ। समझ में आ गया। और उसको जैसे ही हमने ऑफिशियल गैजेट में क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सर इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स। अच्छा सुनना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, मतलब विधानसभा विधान परिषद के लिए पास भी पावर है कि वो अपने स्टेट के लिए क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। समझ में आया सर। रूल्स, व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स। अब देखो क्या होता है ना, जब भी कोई लॉ बना और सर इस लॉ को हमें करना है चेंज, जैसे ही आप बोलोगे लॉ को चेंज करना है, आपको फिर से पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सर, मतलब ऐसा है, आपको फिर से लोकसभा में जाना पड़ेगा, बाद में आपको राज्यसभा के पास जाना पड़ेगा, फिर लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का फिर से कंसेंट आएगा, असेंट आएगा, फिर उसको ऑफिशियल गैजेट में डालेंगे, उसके बाद में वो लॉ चेंज होगा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कंपनी एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती एक्ट, और एक्ट में एक वर्ड लिख देती, एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब। सर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या वर्ड लिख दिया, एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब एज मे बी प्रिस्क्राइब में हमें पढ़ने पड़ते हैं क्या, उसके रूल्स। और रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, रूल्स बनाने की जो पावर होती है वो होती है, जैसे सेंट्रल लेवल का लॉ होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट लेवल का लॉ होता होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे एक डेफिनेशन है किसका, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी बोलते प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल बोले एज में भी प्रिस्क्राइब, जितना प्रिस्क्राइब किया है। एक जमाने में यहाँ पे लिखा था 5 लाख रुपए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कट कर दिया और आज के डेट में कितना, 0। मतलब सर जैसे ही प्रिस्क्राइब लिख दिया, इसके बाद में यहाँ के रूल्स बनाने की पावर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाएगा उसको ये पावर क्यों मिली, क्योंकि एक्ट में वर्ड लिखा था एज में भी प्रिस्क्राइब। ये समझ में आ रहा है क्या। अब जब रूल बनाने की बात होती है, इसके लिए आपको पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ऑफिशियल गैजेट के अंदर आपको क्या दे देना है, नोटिफिकेशन दे देना है, और गाइज ये रूल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब सिर्फ इसको पब्लिश करना है कि आज से रूल चेंज हो गया, ओवर अ नाइट रूल चेंज हो जाएगा। तो बोलने का बड़ा सिंपल मतलब है, लॉ एक्ट बनाने की पावर तो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रूल आप तभी बना सकते हो जब एक्ट में आपको पावर दिया है। तो हमेशा याद रखना कि जो रूल होता है वो एक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, एक्ट कभी भी रूल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। क्या बोला मैंने, जो रूल होता है वो एक्ट पे डिपेंड होता है, एक्ट कभी भी रूल के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि रूल बनाने की पावर आपको एक्ट नहीं दी है। गाइस समझ में आया। तो कभी भी रूल में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होगी जो एक्ट के लिखी हुई बात को कॉन्ट्रावेंशियल, मतलब अगेंस्ट रहे। अब आता है गाइस रेगुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन।
तो जब भी आप कोई लॉ पढ़ रहे हो, जैसे कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो, कंपनी एक्ट के साथ में सिर्फ कंपनी एक्ट पढ़कर फायदा नहीं, उसके रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अब हमारे पास आती है रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बताओ किसके लिए है सर? मनी से लेके कुछ भी रहा तो आरबीआई इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक आती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बताओ ये किसके लिए है? सेबी किसके लिए? तो बेटा सेबी है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, सेबी है उन कंपनियों के लिए जो कंपनी क्या है, लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग हुई है, जिसकी जो कंपनी लिस्टेड है उनके लिए। एक अथॉरिटी है ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसके लिए? ये है टेलीकॉम रिलेटेड कंपनी के लिए। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर ये अथॉरिटी किसके लिए? गाइज ये अथॉरिटी है इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी के लिए। गाइज मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज है? हाँ। तो जब रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉ बनाती है, मेक लॉ, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? रेगुलेशन। और जब रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई भी लॉ बनाती है फॉर ओन सेल्फ, खुद के लिए जब कोई लॉ बनाती तो उसको हम लोग बोल देते हैं बाय लॉज। कैसे समझ में आ रहा है? आरबीआई ने एक लॉ बनाया बाहर वाले लोगों के लिए, दिस इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके अलावा आरबीआई एक्ट, इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जब आरबीआई लॉ बना रही किसी और के लिए तो उसको बोलेंगे रेगुलेशन। जब आरबीआई खुद के लिए कोई लॉ बना रही है, मतलब कि आरबीआई के अंदर चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा, गवर्नर का क्या रोल रहेगा, एक आदमी आरबीआई में कितने समय तक काम कर सकता है ना, तो ये सारी चीजें होगी बाय लॉज। और सर व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस मतलब क्या? तो बेटा ध्यान देना, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मानो देयर इज अ नीड ऑफ मेकिंग लॉ, एक लॉ बनाना है अर्जेंट बेसिस पे, एंड लॉ बनाने के लिए लोकसभा एंड राज्यसभा सेशन में नहीं है, देयर इज अ नीड ऑफ मेकिंग लॉ, आपको इमीडिएट बेसिस पे लॉ बनाना है और लोकसभा राज्यसभा सेशन में है ही नहीं, आप क्या करोगे बताओ? तो बोलते हैं जो लोकसभा राज्यसभा के बाद में आप किसके पास जाते हो लॉ पास होने के बाद? प्रेसिडेंट। तो बोले जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट इमीडिएटली क्या बनाएगा? एक लॉ बना देगा, एक इमीडिएटली लॉ बना देगा विदाउट लोकसभा विदाउट राज्यसभा। और प्रेसिडेंट ने जो लॉ बनाया बेटा, जैसे ही लोकसभा एंड राज्यसभा सेशन में आएगी, वो 6 हफ्ते के अंदर विद इन 6 वीक इसको क्या करना चाहिए? अप्रूव कर देना चाहिए। ये समझ में आया? तो लॉ मेड बाय प्रेसिडेंट विदाउट गेटिंग पास बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है? और ऑर्डिनेंस वैलिड कब तक होता है? जैसे ही लोकसभा राज्यसभा दोनों भी सेशन में आ जाए, वहां से 6 हफ्ते तक वो वैलिड होता है। 6 हफ्ते में वो अप्रूव हो जाना चाहिए, और 6 हफ्ते में सर अप्रूव नहीं हुआ तो कैंसिल हो गया। गाइस समझ में आया? यस और नो? तो ऐसा कोई लॉ याद आ रहा है? हाँ, एक मूवी थी नायक। अगर नायक मूवी में तुमने देखा होगा तो उसको 1 डे का सीएम बनाया गया था। अब एक दिन का समय थोड़ी होता लोकसभा राज्यसभा में से पास करा के लोग, तो बेटा वो खुद अपने लेवल पे लॉ बना दिया था, पास कर दिया था। गैस समझ में आया? एग्जैक्टली। और लास्ट में आते हैं गैस ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? जैसे हमारे पास कोर्ट है, कौन सी? एक आपको पता है हाई कोर्ट है सर, उसके ऊपर कौन सी कोर्ट होती है? सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही कुछ कोर्ट होती है कॉजी कोर्ट। सर कॉजी कोर्ट मतलब ये कोर्ट नहीं होती, लेकिन कोर्ट की जितनी पावर इनको मिलती है। एग्जाम्पल, कंपनी एक्ट के लिए NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसके अलावा सिक्योरिटी सेट, सिक्योरिटी एपलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे कुछ जो कोर्ट तो नहीं है, लेकिन इनके पास पावर उतनी है जितनी कितने पास किसके पास है? कोर्ट। और जब इन्होंने कोई डिसीजन दिया, इनका जो डिसीजन है, इनका जो वर्डिक्ट होता है, वो क्या बन जाता है गाइस? वो बन जाता है ऑर्डर। इसलिए ध्यान देना, जब हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, हम लोग काफ़ी सारे केस लॉ पढ़ेंगे। ये देखो आपको मैं बता दी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, और कंपनी एक्ट पढ़ते पढ़ते चैप्टर 1 में आता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, कंपनी एक्ट पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने कुछ केस लॉ के नाम लिख दिए। सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस लीयर फार्मिंग लिमिटेड, न्यू हॉराइजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस लॉ है ये भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो बेटा लॉ का टोटल मतलब क्या हुआ, समझना इस बात को। लॉ मतलब
अगर आप बोल रहे हो कि मैं कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रहा हूं, तो बेटा आप पूरा लॉ तो पढ़ ही नहीं रहे हो। आपको कंपनी एक्ट 2013 पढ़ते पढ़ते उसके क्या पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। कंपनी एक्ट के रूल्स पढ़ते पढ़ते आपको उसके रेगुलेशन भी पढ़ने पड़ेंगे। सर हमको उसके बाय लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे, हमको उसके ऑर्डिनेंस भी पढ़ने पड़ेंगे। और जैसे ही हम लोग ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे, साथ ही साथ में जो ऑर्डर डिसीजन कोर्ट से पास हुए वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। और जब इन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ोगे तो आप बोलोगे मैं लॉ को पढ़ रहा हूँ। गैस बताओ क्या सारी बातें समझ में आई? एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। लॉ मतलब क्या? 5 चीजें आती है। गैस बताओ लॉ के अंदर क्या क्या आता है? 5 चीजें आती हैं। नंबर 1 एक्ट, नंबर 2 बोलो क्या आएगा? रूल्स, नंबर 3 रेगुलेशन, नंबर 4 बाय लॉज, नंबर 5 ऑर्डिनेंस और नंबर 6 ऑर्डर। याद करो क्या क्या बोला था मैंने बेटा? आया एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डर। एक्ट क्या होता है? सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का होता है। सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाने की पावर दी गई है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब पार्लियामेंट को। और स्टेट लेवल पे यहाँ पे पार्लियामेंट, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर दी गई है। सर पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वो एप्लीकेबल कहाँ पर होता है? पूरी इंडिया में। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई लॉ बनाया तो वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? वो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा क्या गैस आ गया? रूल्स। सर रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल लेवल का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल के लॉ में स्टेट गवर्नमेंट। सर इसके अलावा क्या आया? इसके अलावा आया रेगुलेशन। जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने दूसरों के लिए बनाया उसको क्या बोलेंगे? फॉर अदर रेगुलेशन। और जो खुद के लिए बनाया उसको क्या बोलोगे? बाय लॉज। सर जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है उस समय में अगर प्रेसिडेंट कोई लॉ बना दे तो उसको क्या बोलेंगे? बताओ? ऑर्डिनेंस। वैसे स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर सेशन में नहीं है और गवर्नर कोई लॉ बना दे तो वो क्या हो जाएगा गैस? वो हो जाएगा ऑर्डिनेंस, जिसको अप्रूव कितने समय के अंदर करना है? 6 हफ्तों के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ आपको क्या आएगा? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब डिसीजन पास बाय कोर्ट और द कॉजी कोर्ट। गैस मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपको सारी बातें समझ में आई? यस और नो? देखो मैंने आपको बहुत पहले ही बोल दिया था कि जो डे 1 रहेगा अपने क्लास के अंदर, यहाँ पर मैं आपके साथ में बहुत ही बेसिक बातें करने वाला हूँ। शायद कुछ बच्चा ऐसा रहेगा जिसने ये सारी चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, तो उसको समझ में आएगा। और मैंने और एक बात बोली थी, शायद आपने लॉ पढ़ा होगा लेकिन ये सारी बातें आपको पता नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता है कुछ बेसिक ऑफ लॉ आपके क्लियर होते जा रहे हैं? जल्दी बताओ यस और नो। अब सर लॉ बनाने की पावर का किसके पास है? तो सुनो, लिखेंगे किस? लॉ मेकिंग पावर अगर किसी को भी मिल रही है तो वो कहाँ से मिल रही है गैस? पार्लियामेंट से। मेरे पेन में कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, ठीक है, बट ठीक है यार, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुनो भी और उसको लिखो भी। मैं नहीं चाहता ये लेक्चर में बंद करूँ जस्ट बिकॉज पेन में कोई प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो बेटा पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, मैंने आपको बोला, लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर दी किसने? बताओ, पार्लियामेंट को ये पावर दी किसने? तो बेटा पार्लियामेंट को ये वाली जो पावर है दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है। और गैस 7th शेड्यूल के अंदर अगर मैं बात करूं 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। तो लिस्ट 1 के अंदर कुछ आइटम लिखे, आइटम मतलब कुछ ऐसे टॉपिक लिखे हुए हैं जिसके ऊपर लॉ सिर्फ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। इसको लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास, इसलिए इस लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट आई थी गैस, कौन सी? जैसे किसी भी चीज के ऊपर लॉ बनाने का पावर किसको दिया हुआ है, तो वो देखना है आपको। लिस्ट को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको दिख जाएगा फाइनेंस से लेके लॉ बनाना है तो उसका पावर जो है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगा। सर लिस्ट 2, लिस्ट 2 की हम लोग बात करें, जैसे लिस्ट 2 में भी कुछ आइटम दिए हुए हैं और बोले इसके ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है ये पावर किसके पास है?
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब सर यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। जैसे सर लीकर के ऊपर अगर तुमको क्या लगाना है, टैक्स लगाना है, ये पावर किसके पास है, ये पावर थी बेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर स्टैंप एक्ट, हर एक स्टेट टू स्टेट स्टैंप ड्यूटी चेंज हो जाती है, ये पावर किसके पास है, स्टेट के पास है, ठीक है। तो बेटा लिस्ट 3, इसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट के अंदर ऐसी लिस्ट दी है जिसके ऊपर दोनों भी लॉ बना सकते हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट भी, और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इस पर लॉ बना सकती है। लेकिन सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एग्जांपल देना। जैसे मैं आपको बताऊं, एजुकेशन इस लिस्ट के अंदर आता है, इसलिए आप देखना सेंट्रल लेवल एजुकेशन सीबीएसई वगैरह पैटर्न भी होता है और स्टेट बोर्ड भी होता है, मतलब स्टेट लेवल एजुकेशन भी होता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, डिशुम डिशुम, बताओ तुम किसको सुनोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनोगे या स्टेट गवर्नमेंट को सुनोगे। ऑफ कोर्स अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अंदर एक टॉपिक के ऊपर दोनों ने लॉ बनाया है, तो बेटा यहाँ पर दोनों अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो हमेशा याद रखना प्रिवेल करेगा कौन, गैस प्रिवेल करेगा आपका सेंट्रल लेवल का लॉ। समझ में आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो बनाया है वो प्रिवेल करेगा, वो आगे आ जाएगा, और स्टेट लेवल का उस लॉ से लेके जो बातें वो फालतू हो जाएगी। जल्दी बताओ क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया कि हमारी इंडिया के अंदर लॉ बनाने की पावर कहाँ पे दी गई, यहाँ पर एक तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं। और दोनों के बीच में अगर डिशुम डिशुम हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ जो लॉ है, यूनियन लिस्ट में जो लॉ दिया है पार्लियामेंट ने बनाया हुआ, वो वैलिड माना जाएगा। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई, यस और नो गाइस, यस। लेकिन सर कुछ ऐसे बिजनेस तो हो गए जो कहीं पे लिखे नहीं है, तो ऐसे आइटम नॉट लिस्टेड इन अबव कैटेगरी, अगर ऐसे कोई आइटम है जो ऊपर वाली कैटेगरी में लिस्टेड नहीं है, उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है, इसको बोलते हैं रेस्यूडरी, रेस्यूडरी मतलब जो छूट गया, इसके ऊपर पावर लॉ बनाने का पावर है यूनियन मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि इस चीज के ऊपर लॉ वो लोग बना सकते हैं। गैस बताओ ये वाला बात आपको समझ में आया, यस और नो, यस। और लॉ बना तो लोगे, मतलब समझ में आया, लॉ तो सिर्फ कौन बनाएगा, एक तो सेंट्रल पार्लियामेंट बनाएगा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके रूल्स एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाते रहेंगे। अब आते हैं कि सर हमारे पास 3 ऑर्गन है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। एक ऑर्गन जो लॉ बनाता है जिसको हम बोलेंगे लॉ मेकिंग, जो लॉ बनाता है। सर दूसरा ऑर्गन हु एग्जीक्यूट द लॉ, एग्जीक्यूट द लॉ, है ना। और तीसरा ऑर्गन जिसको बोलेंगे जुडिशरी। अब समझना इसका मतलब क्या है बेटा, लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, इसको बोलेंगे लेजिस्लेचर, और हमारे पास एक तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हो गई हमारी लॉ मेकिंग अथॉरिटी। जैसे हमने एक एक्ट बनाया इनकम टैक्स एक्ट, तो हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया। हमने मोटर व्हीकल एक्ट बनाया तो हमारे पास कौन आ गया, मोटर व्हीकल एक्ट आ गया। हमारे पास कंपनीज एक्ट है तो हमारे उसको संभालने के लिए हमारे पास आरओसी है। तो जो एक्चुअली लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब द वन हु इम्प्लीमेंट द लॉ, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है। और गाइस अब सुनो, इनकम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं। मानो देयर इज अ मिस्टर ए जिसने बोला कि मेरा 5 लाख रुपए का टैक्स बनता है, और इनकम टैक्स ऑफिसर को लगा कि आपका जो टैक्स है वो 5 करोड़ का बनता है। डोंट यू थिंक ए का हिसाब से 5 लाख का टैक्स है, इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से 5 करोड़ का टैक्स है। अब कौन सही और कौन गलत है, ये बोलता है मैंने भी लॉ पढ़ा, ये बोलता है मैंने भी लॉ पढ़ा। ये लोग कहाँ पे चल जाएंगे, कोर्ट में। और कोर्ट एक्चुअली लॉ को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा और बताएगा तो तुम दोनों में से सही लॉ किसने पढ़ा है। मतलब बेटा इसको बोलते हैं जुडिशरी। तो अब ध्यान देना, कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हमने बेसिकली आपके सिलेबस के बारे में बात किया। मेरे को बताओ सिलेबस कितने पार्ट में डिवाइडेड है। सिलेबस 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है आपका।
सबसे पहले आ जाएगा कमर्शियल लॉ, इसके 30 मार्क का। उसके अलावा आ जाएगा गाइज आपका कंपनीज एक्ट 40 मार्क का। इसके अलावा आपका आ जाएगा इथिक्स, और इसके अलावा आपका आ जाएगा आपका इंडस्ट्रियल लॉ। हमने इसके बाद में पढ़ा कि सर आपके पेपर पैटर्न देखने के बाद में लॉ मतलब क्या, तो लॉ के अंदर कितनी चीजें आती है गाइस बताओ? 6 चीजें याद आती है। क्या? एक्ट आएगा, रूल्स आएगा, रेगुलेशन आएगा, बायलॉज आएगा, ऑर्डिनेंस आएगा, ऑर्डर आएगा। सर इसके अलावा लॉ मेकिंग पावर आपको किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिस्ट शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे लॉ कौन बना सकता है गाइस? एक बार रिवाइज करो मेरे साथ में, पार्लियामेंट। और स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन बना सकता है? पार्लियामेंट भी बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकता है। सर कोई आइटम अगर इन तीनों लिस्ट में नहीं दिया है तो रिसीवरी बोल के उसके ऊपर लॉ बनाने के पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। गाइस समझ में आया? यस और नो? और इसके अलावा इंडिया के अंदर हमारे 3 ऑर्गन है। एक है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है, जो लॉ को इन ऑर्डर रखता है, लॉ को एग्जीक्यूट करता है। और तीसरा जुडिशरी जो लॉ तोड़ने पे आपको लॉ पढ़कर सजा सुनाता है। ऐसा समझ में आया? तो आई थिंक आपको लॉ के बारे में कुछ ना कुछ बातें समझ में आई है। ये बहुत ही बेसिक क्लास मैंने रखा था लॉ के बारे में, जहां पर मैं आपको लॉ क्या होता है ये समझो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट कॉल्ड लॉ। एक एकदम इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। लॉ के अंदर आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक बात लिखी है, आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर बोला है एक व्यक्ति को एक किए की सजा 2 बार नहीं मिलनी चाहिए। मतलब अगर एक बंदे ने क्या कर दी, एक गलती कर दी, तो बेटा उसको उसके लिए सजा कितनी बार मिलना चाहिए? 1 टाइम, 2 टाइम या 4 टाइम? कितनी बार मिलना चाहिए उसको सजा? तो आंसर इज 1 टाइम। 1 टाइम। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझना। रियल लाइफ केस स्टडी है। देयर इज अ पर्सन जिसको कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया, हैंग ऑन। हैंग ऑन मतलब फांसी की सजा, इसको लटका दो, ऑर्डर आया। हाँ, उस समय में उसको क्या कर दिया फांसी के फंदे से लटकाया और उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। और जैसे ही वो लटका, बेटा उसके घर वाले आ गए और उसको पकड़ लिया। बोले प्लीज इसको निकालो यहाँ से, प्लीज इसको निकालो, छोड़ो इसको, बचाओ 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 बचाओ। बेटा अब तुमने कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ा, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इन दोनों को कहां पे लेके चले गए? कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जाकर किसने बोला, क्योंकि तूने कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ा है, जब कोर्ट ने बोला उसको फांसी पे लटका दो तो तूने उसको रोका है, इसलिए तेरे को भी सजा देते फांसी की। बोले सर मैंने आपकी ऑर्डर को कहां पे तोड़ा? आपने बोला उसको लटकाओ। आपने क्या बोला? उसको लटकाओ, मतलब हैंग ऑन। आपने ये थोड़ी बोला हैंग ऑन टिल डेथ, जब तक मरता नहीं तब तक लटकाओ। आपने क्या बोला? लटकाओ। बेटा उसके बाद में, उस डिसीजन के बाद में कोर्ट रूम में बोलना शुरू हुआ हैंग ऑन टिल डेथ। नहीं तो पहले तो क्या बोलते थे? हैंग ऑन। अब वो कब तक हैंग ऑन? जब तक मरता नहीं तब तक, या 2 सेकंड के लिए तो तुम बताते ही नहीं थे ना, तो उसको बोला हैंग ऑन। बोले आपने बोला हैंग ऑन, उसको हैंग ऑन किया, मैंने रोक दिया। मैंने तो आपकी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं तोड़ा, ठीक है तू बच गया। चल बोले अब मैं बोलता हूँ हैंग ऑन टिल डेथ, जब तक मरता नहीं तब तक लटकाओ। बोले सर सुनो ना, उसने एक गलती किया, हाँ उसको सजा एक बार ही मिलनी चाहिए, आप दोबारा कैसे दे रहे हो? उसको सजा एक बार ही मिलनी चाहिए। और बेटा यहाँ पे तुम सजा कब दे रहे हो? दोबारा दे रहे हो। एक्सेप्टेबल है या नहीं है? बेटा ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब जान भी बची। और देखो लॉ में हर एक शब्द का महत्व होता है, इसलिए बोला है हैंग ऑन और हैंग ऑन टिल डेथ में भी फर्क होता है। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो आपको सुनने में मिला। ऐसे काफी सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मान के चलो लॉ को पता करना कितना जरूरी, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मानो आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो या फिर आप एमपीएससी की एग्जाम दे रहे हो। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और आपका क्लियर नहीं हुआ, आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, ये आपका क्लियर नहीं हुआ, आपने थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो बेटा थर्ड अटेम्प्ट देने के बाद में आपका क्लियर हो गया, लेकिन लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में आप फेल हो गए। आपको टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? 3 बार ही एग्जाम दे सकता हूँ, ये लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था, इसमें भी मैं क्या हो गया? फेल।
आप गए किसी पान टपरी पे, पान टपरी में आप फुल ऑन टेंशन में थे, आपने बोला सामने वाले को भाई पिस्टॉल देना, सिगारेट देना, उसने आपको सिगारेट दे दी, वहां पे मैं भी था, और आपने पिस्टॉल ली, मेरे मुंह पे फूक दिया, मेरे मुंह पे तुमने फूक दिया, सुट्टा फूक दिया, बेटा मेरे को गुस्सा आया, मैं तुमको वैसे ही पकड़ा और मैं लेके गया पुलिस के पास। पुलिस ने बोला छोटा सा गुना है साहब, माफ कर दो। तो बेटा आपको 1,000 रुपए का फाइन लिया और आपको छोड़ दिया, आपका नाम लिखा, आपने किसी के मुंह पे सुट्टा फूका और आपको छोड़ दिया। अब आप इस बार गए बैंकिंग एग्जाम देने के लिए, क्योंकि एमपीएससी यूपीएससी से तो आपका हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, आप नहीं दे सकते। बैंकिंग एग्जाम देने के लिए बेटे तो आपको बोला सॉरी, क्यों? बोले सर आपने एक ऐसा कोई कार्य किया है जिसके अंदर आपको 1,000 से ज्यादा का फाइन लगा है, बोले पुलिस ने। बोले हाँ, क्या था? बोले किसी के मुंह पे सिर्फ सुट्टा मारा था। अच्छा सर, इसको बोले मॉरल टर्पिट्यूड बोलते हैं। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब समथिंग विच इज अ बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी, उसको बोलते हैं मॉरल टर्पिट्यूड। आपने एक ऐसा गुना कर दिया जो करना नहीं चाहिए था सर, और आप छोड़ो बैंकिंग एग्जाम, आप जीवन में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को दे नहीं सकते हो। बेटा तुम बोलोगे सॉरी सर मेरे को पता नहीं था, कि मेरे को पता रहता तो मैं उसके मुंह पे काहे को फूकता। बोले लॉ डज नॉट हेल्प दोज हु आर स्लीपिंग ऑन देयर राइट। आपको नहीं पता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट हैव एनी एक्सक्यूज। आपको नहीं पता, हमको लेना देना नहीं है। लॉ हेल्प दोज हु आर अवेयर अबाउट देयर लाइफ। लॉ उसको मदद करता है जिसको अपने अधिकारों के बारे में पता है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप सॉरी बोलकर इस चीज से बच ही नहीं सकते हो। आपने लॉ को इग्नोर किया, आप जीवन ने आपको इग्नोर किया। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम पंगे लो। एक पहलवान होगा ना, पहलवान से बिल्कुल पंगे ले लेना, एक खाओगे 7 दिन के बाद में सही हो जाओगे। लेकिन बेटा उनसे पंगे मत लेना जिनको लॉ आता है, उनकी जब चोट पड़ती है वो जीवन भर नहीं जाती है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज अ वेरी पावरफुल सब्जेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। हाउ ब्यूटीफुल इट इज ड्राफ्टेड, आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।